वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 1 मई से लेकर 17 मई तक जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सुपर एलिनो की चेतावनी दी है जो प्रभावित कर सकता है। ये किसे प्रभावित कर सकता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित कर सकता है। अब जानते हैं कि ये सुपर एलिनो क्या होता है और ये भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो जो सुपर एलिनो है ये पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा है। होता ये है कि शीतकाल में जब पेरू के तट पर तापमान कम होता है तो उस टाइम पर जो एलिनो होती है, एक गर्म जलधारा पूर्वी प्रशांत महासागर से जब ये गुजरती है तो वहाँ का जो टेम्परेचर होती है वो अत्यधिक बढ़ा देती है। जैसे ही वहाँ का टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, वहाँ का लो हो जाता है। जब प्रेशर लो हो जाता है तो उस क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होती है। किस पर? पेरू के तट पर। अब ये भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो होता ये है कि शीतकाल में मतलब दिसंबर के टाइम पे भारत में शीतकाल होता है। उस टाइम पर हमारे का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। कुल मिला के अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। हिंद महासागर का जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है। तो एलिनो क्या करती है, पेरू के तट पर जो प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएगी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर लो होगा। तो ये पेरू के तट पर होता है। लेकिन क्योंकि जो पवने होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो एलिनो क्या करती है, हिंद महासागर में जब टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है तो उस उच्च वायु दाब को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींच लेती है, जिससे भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कमजोर हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून को जब कमजोर करेगा तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारे यहाँ सूखा अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरी ये बात है कि अगर सूखा और अकाल पड़ेगा तो आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है ना। तो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कृषि को पड़ेगा, खाद्य पदार्थों को पड़ेगा। और अभी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार जो है गर्मी, मतलब कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो ये टेम्परेचर बढ़ने का एक मुख्य रीज़न यही है, सुपर एलिनो। ये पहली बार कब आया था? तो 1877 में जो है भारत में आया था। 150 साल बाद अब 100 मतलब 1877 में जब ये आया था, 150 साल बाद अब भारत में 2027 में ये आने वाला है। इसके पहले भी जब इसकी स्थिति बनी थी वो बनी थी 1997 में। तो कुल मिला के अभी जो गर्मी बढ़ रही है वो सुपर एलिनो का ही प्रभाव है। और हमारे का तो लगातार जो टेम्परेचर है वो 45, 46, 47 मतलब कुल मिला के 50 को भी पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये थी सुपर एलिनो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जो है चुनाव हुए थे 5 राज्यों में। उन 5 राज्यों में मई 2026 के चुनावी राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में पश्चिम बंगाल की जो सीएम थी ममता बनर्जी, उन्होंने अपने पद से मतलब इस्तीफा देने से मना कर दिया है। तो उन्होंने क्यों इस्तीफा देने से मना कर दिया है? संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। अब इन्होंने इनकार क्यों किया है? और कहना चाहिए राज्यपाल को, केंद्र को, राज्यपाल को ऐसी क्या शक्तियाँ प्राप्त है कि अगर कोई सीएम अपने पद से जब पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता तो वो अपने पद से किस प्रकार से जब वो इस्तीफा नहीं देता तो राज्यपाल इसके तहत क्या कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में है इसके बारे में जानते हैं। तो हुआ ये कि अभी हाल ही में जब चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, जिसमें विधानसभा सीट थी 294। इस 294 सीटों पर अगर पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त करना है, मतलब अपनी अगर सरकार बनाना है, तो उसके लिए 148 सीट चाहिए थी। लेकिन ममता सरकार ने मतलब कि टीएमसी ने 80 सीट जीती है। कितनी? 80। और बीजेपी ने कितनी सीट जीती है? 206। अगर मैं बात करूँ 206 सीट जीती है, चाहिए था 148। तो कुल मिला के जो टीएमसी जो थी,
है ना, वो अपना पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन ममता बनर्जी का ये है कि चुनाव में कुछ प्रकार की धांधली हुई है, इसका हवाला देते हुए उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया। अब इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है, राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल आर्टिकल 164 क्लॉक के तहत क्या कर सकता है कि जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है और जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है, मतलब कुल मिला के अगर पुराना जो सीएम है वो अपने पद से कहना चाहिए इस्तीफा नहीं देता, तो उस मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, तो ये मतलब कहना चाहिए एक तरीके से हमारे लिए अभी अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी कहना चाहिए चर्चा में आ गया है ना, 164 क्लॉक 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 17 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? तो 17 मई 2026 को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का मुख्य कारण ये है कि बढ़ते लंबित मामले और अधिक संवैधानिक पीठों की जरूरत को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की रिकमेंडेशन की गई है। अब हुआ ये है कि आपने अगर न्यायपालिका को देखे होंगे तो जो कहना चाहिए एक तरीके से जो केसेस है वो बहुत पेंडिंग पड़े हुए, लगातार जो है भारत में 93,000 से अधिक जो मामले हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं और इन मामलों का जो है त्वरित रूप से निपटान नहीं हो पाता है। तो इसी को देखते हुए जो है राष्ट्रपति महोदय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। तो कुल टोटल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? 38, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और जो 37 है वो क्या है आपके अन्य न्यायाधीश है। तो ऐसा पहले कब हुआ है और किस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है? तो अनुच्छेद 124(1) के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और कौन बढ़ा सकता है? तो संसद बढ़ा सकती है ना, संसद को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। और इसके अलावा जब 1956 में संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई थी तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है, जो बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी बाद में? 8 थी, जो बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 10 कर दी गई थी। और ऐसा जो है कब हुआ है? तो 1956, 1960, लगातार 2019 में भी हुआ था, जिसके तहत अब इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 34 थी। अभी कितनी हो गई है? 38 हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी जो है लगातार कहना चाहिए हमारी रैंकों में परिवर्तन होते जा रहा है। पवन ऊर्जा में अगर मैं बात करूँ तो 2000 कहना चाहिए उत्पादन में भारत के कौन से स्टेट प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान है, गुजरात है सौर ऊर्जा के उत्पादन में, उसके बाद तमिलनाडु। और अगर मैं पवन ऊर्जा की बात करूँ तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये रैंक पर है। मतलब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहला स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान। और पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन है? तो गुजरात। और 2030 तक के हम लोग कितना गीगावाट जो गैर जीवाश्म ईंधन प्राप्त करना चाहते हैं? लगभग 500 गीगावाट, है ना। और प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो है 2025-26 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी शुरुआत की गई है, ताकि हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर कहना चाहिए डिपेंडेंट हो सके, है ना। क्योंकि अभी तो हाल ही में आपको पता चल गया है कि जो कच्चे तेल का जो क्राइसिस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? कुलजीत कौर मरहास, जिन्हें उल्कापिंड और कहना चाहिए सौर मंडल के प्रारंभिक विकास पर शोध के लिए सम्मान मिला है ना। इन्होंने सौर मंडल और उल्कापिंड पर जो है कहना चाहिए शोध किया है, इसी के लिए जो है इन्हें फेलो बनने वाली ये पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक है
मीटियोरिटिकल सोसाइटी की। अब ये सौरमंडल क्या होते हैं, तो आपको पता है कि इसमें सूर्य एक मुख्य होते हैं और हमारे यहाँ पे जो है 8 ग्रह है। उल्कापिंड वो होते हैं जो बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच घूमते रहते हैं, है ना, जिसमें एक क्षुद्र ग्रह भी आता है। तो ये थे हमारे सारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर पीएन एजुकेशन सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट या कहना चाहिए कन्फ्यूज़न हो तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से आपको मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।